तो आप ये अंदाजा करिए कि ये असेंबली के इलेक्शनों में अगर आएंगे ये 50 पार की बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये लखनपुर पार हो जाएंगे। इनका एड्रेस कहीं नजर नहीं आएगा। इनमें हिम्मत नहीं है म्युनिसिपल इलेक्शन कराने की, इनमें हिम्मत नहीं है पंचायत इलेक्शन कराने की। आज यहाँ पे अफसर दलाल बन के बैठे हैं, जमीनों की दलाली करते हैं। आज यहाँ पे आवाम को रसाई नहीं है किसी के पास पहुंचने की। आज कहाँ करप्शन खत्म हुई, कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? आज तो अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। आज तानाशाही का माहौल है। आज ब्यूरोक्रेट 5 ब्यूरोक्रेट आगे इस रियासत को चला रहे हैं और इस रियासत में आवाम के पास एक्सेस नहीं है जो लोगों के कहीं अपने मसले लेके किसी के पास जाके उनका अदाला कराते हैं। कि बीजेपी ने पूरी सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया। इनके मरकजी वजीर कैंप करके बैठे हुए थे लद्दाख के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आमाशी न्यूज़ मुबशिर अहमद के साथ। इस समय की बड़ी खबर ये कि जो लद्दाख और करगिल में इलेक्शंस की जीत, एनसी की जीत के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में खुशी की लहर और बीजेपी को करारा जवाब मिलने की वजह से तमाम लोगों के बीच में जो है खुशी की एक लहर दौड़ उठी। बीजेपी जहां एक तरफ से दावे कर रही थी कि इस बार हम 50 के पार जाएंगे, लेकिन ये एक महज शुरुआत है। इन सब के जवाबात के लिए, इन सब सवालों के जवाबात के लिए हमारे साथ मौजूद है इस समय जिला सदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर रामबन हाजी सज्जाद शाहीन साहब। इनसे इन सवालों के जवाबात हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। सज्जाद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सबसे पहला मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि बीजेपी जहां एक तरफ से दावा कर रही थी कि इस बार जो है बीजेपी 50 के पार जाएगी, लेकिन महज एक शुरुआत की वजह से जो है सिर्फ 2 सीटें करगिल और लद्दाख से हासिल कर पाई है। इसकी क्या वजूहात हो सकती है? देखें, सबसे पहले तो मैं करगिल ऑटोनमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस की फतेहाबी पे न सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को बल्कि करगिल के हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस की जितने भी हमारी टीम है, क़यादत है, उसको दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करूँगा। और ख़ास तौर पे करगिल के अवाम को ये सहरा जाता है जिन्होंने दूरअंदेशी का मुजाहरा करके नेशनल कॉन्फ्रेंस को भारी अक्सरियत से कामयाब किया। रहा सवाल बीजेपी के ये जो खोखले वादों की जो बात की, जो 50 पार की बात करते हैं, मैं यही कहूँगा कि दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। इन लोगों ने इनका हॉलमार्क है झूठ और प्रोपेगेंडा करना। ये रात को अवाम यात्रा को बंद करा के ये कहते हैं जी कोई हमने किसी जगह पे एक अमेरिकन गन सीज की है तो यात्रा बंद कर दी जाए, और फिर 2 दिन के अंदर आईन हिंद का दिया हुआ जो एक अलग पहचान, अलग एक आइन, अलग दस्तूर है, उसको आनन फानन में फ्रॉडुलेंटली लोगों को कैदों में, घरों में नज़र बंद करके, लोगों को कैद खानों में डाल के दिन दहाड़े नकदजनी करके 370 को तोड़ देते हैं। और फिर ये कहते हैं कि यहाँ पे हालात अच्छे हैं, ये उसका दावा करते हैं। इन्होंने उसके बाद ये कहा कि हम यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल समिट जो है वो आएगा, बाहर के जितने भी कॉर्पोरेट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो आएंगे, इंडस्ट्रीज लगाएंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे। वो झूठ का पलंदा साबित हुआ। इन्होंने इंटरनेशनल एक लुलु ग्रुप का यहाँ एक माल खोला और बाहर से एंटरप्रेन्योर्स को ले आए और ये कहा जी जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल सही हैं। उसके बाद जब इलेक्शन की बारी आती है तो ये कहते हैं हालात ख़राब हैं। आज जब भी G20 समिट हुआ उसके लिए पूरी दुनिया के यहाँ लोग आए, पूरे कश्मीर के अंदर, उनके लिए हालात दुरुस्त थे, लेकिन उसके बाद इलेक्शन की बारी आई तो कहा जी हालात ख़राब हैं। तो झूठा प्रोपेगेंडा करना इनकी आदत बन गई है, झूठे नारे लगाना इनकी आदत बन गई है। इनकी कहनी और इनके कहने और थे जी जम्मू कश्मीर में 80% आवाम जो है वो कहते हैं इलेक्शन नहीं होना चाहिए, जबकि करगिल का पहला इलेक्शन हुआ ये हिल काउंसिल का और वहाँ पे 85% आवाम ने भले ही जुबान से ना बोला हो लेकिन अपने बैलेट से उन्होंने ये जवाब दे दिया कि जम्मू कश्मीर के अवाम जमहूरी हकूक़ की बहाली चाहते हैं, अपना इज़्ज़त नफ्स की बहाली चाहते हैं, अपने आइन, अपने कानून, अपने दस्तूर की बहाली चाहते हैं, अपना अलग मुकाम की बहाली चाहते हैं, अपने
स्टेट सब्जेक्ट लॉज की बहाली चाहते हैं, अपने जॉब की उनकी सिक्योरिटी की बहाली चाहते हैं। ये एक वाज़ह एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है करगिल के अवाम के जरिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये बीजेपी के खिलाफ एक रेफरेंडम है। आप जानते हैं कि बीजेपी ने पूरी सरकारी मशीनरी को इस्तेमाल किया। इनके मरकजी वजीर कैंप करके बैठे हुए थे लद्दाख के अंदर, लेकिन अवाम ने उनके अपने जज्बात का मुजाहरा किया, अपने एहसासात का, अपने विजन का मुजाहरा करके उस 5 अगस्त के उस फैसले का जवाब दिया। और वो जवाब ये था कि हमें वो 5 अगस्त का फैसला काबिल कबूल नहीं है, हमें इस रियासत का बंटवारा कबूल नहीं है, हमें इस रियासत का जो डिग्रेडेशन है वो कबूल नहीं है। आपने इस 5 अगस्त के दिन रियासत जम्मू कश्मीर जो पूरे मुल्क का जो ताज जिसे माना जाता है उसको आपने डाउनग्रेड कर दिया और उसको आपने छोटी छोटी यूनियन टेरिटरीज में तब्दील कर दिया। तो ये इससे बड़ी ह्यूमिलेशन, इससे बड़ा जो इज्जत नफ्स को जो जम्मू कश्मीर के अवाम के जो सेल्फ एस्टीम को जो ठेस पहुंची है, उससे बड़ी ठेस कोई हो नहीं सकती। आज अवाम ने उनको इस बात का जवाब दे दिया और हम उम्मीद करते हैं कि मरकज की हुकूमत ख्वाब गफलत से बेदार होगी। वेकअप कॉल है उनके लिए कि वो जागे और हकीकत को पहचाने, सच्चाई को समझे। सच्चाई ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम इनके इस फैसले के साथ नहीं है और जम्मू कश्मीर के अवाम को ये बात तब तक नहीं भूलेगी जब तक कि रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो 5 अगस्त को जो खिलवाड़ और धोखा हुआ है, जब तक उसकी वापसी नहीं होगी और 4 अगस्त 2019 की पोजीशन जब तक बहाल नहीं होगी, तब तक जम्मू कश्मीर के अवाम चैन की सांस नहीं बैठेगी। जिस तरह से बीजेपी मरकज से बता रही है कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन के बाद, मनसूखी के बाद जो है जम्मू कश्मीर में ट्रांसपेरेंसी आई है, जो फैमिली राज था उसको हम खत्म करना चाहते हैं, तो उसके बाद जो है आज इलेक्शन हिल डेवलपमेंट काउंसिल के हुए, क्या हम ये मान सकते हैं कि बीजेपी के उन सवालों का जवाब जो है आज वहां की अवाम ने दिया है? जिस तरह से बीजेपी जो है दावे कर रही है कि ट्रांसपेरेंसी आई है, फैमिली राज को हम खत्म करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर से जो है इन सब चीजों को खत्म करना चाहते हैं, क्या हम समझ सकते हैं कि ये जो है एक उस सवाल का जवाब है अवाम की तरफ से बीजेपी को? आप किस ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं? जिस तरह से बीजेपी साबिका जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक साहब, उन्होंने इंकिशाफ किया कुछ महीने पहले एक बहुत बड़े 300 करोड़ के स्कैंडल का। जब कोई मखसूस किसी कंपनी को, एक मखसूस बीजेपी के टॉप लीडर आके उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे थे, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे थे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी मखसूस कंपनी को देना है, आप उस ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं? आप उस ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं जो फाइनेंशियल असिस्टेंस का जो इम्तहान हुआ उसमें धांधली की जो बेनकाब हुई, जो उसकी लिस्ट जो है वो बाद में डेफर करनी पड़ी, क्या उस ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं? आप क्या उस ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं जो अभी हाल ही में PSI का वो जो एग्जाम हुआ, क्या उसकी ट्रांसपेरेंसी की ये बात करते हैं? इनके दौर में करप्शन जो है अरूज पे है। इनके खुद के इन 4 सालों में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कितनी लिस्टें मंसूख कर दी? कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? कौन सा यहाँ पे ऑनेस्टी है? आज रियासत करप्शन के मामले में सबसे आगे है। आज यहाँ पे अफसर दलाल बन के बैठे हैं, जमीनों की दलाली करते हैं। आज यहाँ पे अवाम को रसाई नहीं है किसी के पास पहुंचने की। आज कहाँ करप्शन खत्म होगी? कौन सी ट्रांसपेरेंसी है? आज तो अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। आज तानाशाही का माहौल है। आज ब्यूरोक्रेट 5 ब्यूरोक्रेट आगे इस रियासत को चला रहे हैं और इस रियासत में अवाम के पास एक्सेस नहीं है जो लोगों के कहीं अपने मसले लेके किसी के पास जाके उनका अजाला करा सके। कहाँ की ट्रांसपेरेंसी है? ये तो सबसे करप्ट तरीन हुकूमत है। और रहा सवाल बीजेपी के ये दावे करना कि हमने बहुत काम किए या हमने ये सब कुछ ठीक कर दिया, या जो वो एक रोजी पिक्चर जो सामने रख के एक बिल बोर्ड पे बना के ऑल इज वेल का जो ये इंप्रेशन दे रहे हैं, उसका जवाब अगर ऑल इज वेल होता तो
लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में इनको धूल नहीं चाटनी पड़ती। इन्होंने तो यूनियन टेरिटरी भी दे दी उन लोगों को। यूनियन टेरिटरी देने के बावजूद भी अगर वहां इनकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है तो आप ये अंदाजा करिए कि ये असेंबली के इलेक्शनों में अगर आएंगे ये 50 पार की बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि ये लखनपुर पार हो जाएंगे। इनका एड्रेस कहीं नजर नहीं आएगा। इनमें हिम्मत नहीं है म्युनिसिपल इलेक्शन कराने की, इनमें हिम्मत नहीं है पंचायत इलेक्शन कराने की। ये कहाँ की बातें करते हैं। इनके ये जो ऊंचे ऊंचे खोखले नारे या फलक शिकाफ नारे जो है ये हकीकत पे मबनी नहीं है। ये झूठ है, फरेब है, ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है, ये एक फलंदा है। अवाम के जज्बात के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है और अवाम जो है उस बात को कभी भुला नहीं पाएगी। बता रहे हैं कि बीजेपी जो है इलेक्शन डिले इसलिए करवाती है क्योंकि हालात अभी नासाज है जम्मू कश्मीर में। अगर लद्दाख की बात को छोड़कर हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करें तो बताया ये जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो नासाज है, इसलिए इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं। क्या हम इस चीज को माने कि हालात यहाँ पर नासाज है तभी इलेक्शंस नहीं होते, या फिर कोई और वजूहात हो सकती है? जिस तरह से आज हिल डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस हुए थे लद्दाख में जिनके नताइज सामने आ गए, क्या उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं? देखें, अगर हालात नासाज होते तो G20 समिट का इजलास जो है टूरिज्म और उससे रिलेटेड कश्मीर के अंदर, लेकिन वो बहुत सारी सिक्योरिटी के इकदाम के बाद हुए, सिक्योरिटी के इंतजाम करने के बाद जो है G20 मैं मानता हूँ बड़े पैमाने का समिट था। मैं मानता हूँ बड़े पैमाने का समिट होता, लेकिन अगर सिक्योरिटी का इशू होता, अमेरिका जैसे मुल्क या यूरोपियन जो डेलीगेशन यहाँ पे आया था, अमेरिकन डेलीगेशन आया था, या मिडल ईस्ट के लोग जो आए थे, या फिर बाकी ममालिक के जो क़यादत यहाँ पे आई थी, वो कभी भी नहीं आती क्योंकि उनके अपने इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं। अगर जम्मू कश्मीर में हालात नासाज होते तो कभी भी वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे नहीं भेजते। तो आप क्या इसका मतलब ये है कि अगर अमेरिकन डेलीगेशन यहाँ पे आता है, अगर ऑस्ट्रेलियन डेलीगेशन आता है, यूरोपियन डेलीगेशन आता है, अरबी ये जितने भी मिडल ईस्ट के जो थर्ड वर्ल्ड की जो कंट्रीज है उनके डेलीगेशन, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आते हैं, गोया उन्होंने पूरा ग्राउंड वर्क करके, एक्सरसाइज करके, पूरी सिक्योरिटी सिनेरियो अपने डेलीगेशन और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स की सेफ्टी के हवाले से तमाम तर उन्होंने इनपुट्स लिए होंगे। उसके बाद उन्होंने अपने लोगों को यहाँ भेजा। गोया के हालात सही थे, हालात बराबर पीसफुल थे, तभी जाके G20 का एक समिट, बड़ा इंटरनेशनल समिट है, हिस्टोरिकल समिट है। इस बार इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी तो ये जम्मू कश्मीर में हुआ, ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है। लेकिन सडनली जब वो G20 समिट होता है, आप अपनी छाती भी पिटवाते हो, आप अपनी चेस्ट पैटिंग भी कराते हो, आप अपने ऊपर फूलों की बरसात भी कराते हो, लेकिन सडनली जब इलेक्शन की बात आती है तो आप कहते हो जी हालात खराब हो गए, अब इलेक्शन नहीं होंगे। हमें तो इसमें ये मर्की स्टेटमेंट लगता है। उसके बाद तो हालात ठीक है। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी हालात यहाँ पर जो है ठीक है, बीजेपी डर रही है हालात यहाँ पे ठीक है, बीजेपी जवाब दिया जाएगा, इस वजह से इलेक्शन डिले हो रहे हैं? देखिए, हालात जहां तक हैं वो ठीक है। यही लोग दावा पेश करते हैं जी हालात बिल्कुल सही हैं। अगर हालात सही है तो G20 समिट हुआ। उससे पहले भी आपका कतर की हुकूमत, मिडल ईस्ट से वहाँ की हुकूमत के नुमाइंदे यहाँ पे आए। यहाँ पे लोलो ग्रुप ने एक बहुत बड़ा मॉल का इनाग्रेशन किया। तब आपने कहा कि बिल्कुल हालात सही हैं। आपने इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को, अपने मुल्क के जो जितने भी कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनको आपने इनवाइट किया, उनको कहा कि टाइम जो है वो अब फिजिबल है यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो अगर वो आप करवा रहे हो, उसके लिए आप छाती पीट रहे हो, तो इलेक्शनों में भागने का मतलब ये है कि आप डरते हो। आपकी ज़मीन पे जो हालत है वो कमज़ोर है। इनकी हालत यहाँ रियासत में हालात ठीक है बकौले इनके, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन में भागने का मतलब है कि इनकी हालत ठीक नहीं है। तभी इनमें हिम्मत नहीं है पंचायत इलेक्शन कराने की, असेंबली इलेक्शन कराने की, म्युनिसिपल इलेक्शन कराने की। ये तो हमें तो ये बता दिया गया था कि अगले हफ्ते नोटिफिकेशन निकलेगा, लेकिन इन्होंने जब देखा कि इनकी हालत बिगड़ जाएगी, जिसका जवाब इनको लद्दाख में मिल गया। लद्दाख में इनको ये तवक्का नहीं थी, क्योंकि इनकी जितनी भी ऑफिशियल मशीनरी है
इनके यूनियन मिनिस्टर्स लद्दाख में कैंप करके बैठे हुए थे, इन्होंने मैन मशीनरी पावर मनी सब इस्तेमाल किया, लेकिन वहां के अवाम मुबारक मुस्तहिक हैं जिन्होंने एक विजनरी फैसला देके एक रेफरेंडम है इनके उन झूठे वादों के खिलाफ और 5 अगस्त 2019 के खिलाफ जो रियासत जम्मू कश्मीर के साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि सारी पावर्स इन्होंने यूज की जो है लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल इलेक्शंस में। क्या इंडियन अलायंस जो है, अगर यूटी जम्मू कश्मीर की हम बात करें, इसमें अपना इम्पैक्ट बहुत अच्छी तरीके से दे सकती है, या फिर यहाँ बीजेपी जो है उभर कर सामने आएगी? नहीं, किसी भी सूरत में बीजेपी के लिए कोई स्कोप नहीं है, न सिर्फ यहाँ बल्कि पूरे मुल्क के अंदर। क्योंकि आज आप देखिए पूरे मुल्क में हालात किस करवट जा रहे हैं। कम्युनल पोलराइजेशन अरूज पे है, अकलियत के साथ। कल यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट वहाँ पे विंग ने एक बाज़ाब्ता तौर पे वहाँ पे बयान दिया कि हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनकी सिक्योरिटी के लिए स्टेप्स उठाने चाहिए। एक कंसर्न उनने शो किया। ये क्या हमारे लिए बेइज्जती की बात नहीं है? इन्होंने 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया, कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी मुल्क को। यही लोग थे, और यही आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद जो है, यही आज भी इस मुल्क में हालात बिगाड़ रही है। और जो अकलियतें हैं, 25 करोड़ हैं हम लोग, 25 करोड़ मुसलमान यहाँ पे बसते हैं, एक गुलदस्ते की तरह अमन से रह रहे हैं। 1947 से वो आप देख लीजिए, जब आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में हुई, बहादुर शाह जफर साहब की सरपरस्ती में, उस वक़्त देखिए कितने मुसलमानों ने अपने जाम शहादत नोश किया। इस तिरंगे में अगर सबज एक स्ट्रिप, अगर ग्रीन स्ट्रिप है, तो मुसलमानों की कंट्रीब्यूशन, उनके बलिदान, उनके खून, उनकी कुर्बानियों की वो एक निशानी है। आप उनको उठा के कहते हो आप चले जाओ, बॉर्डर पार चले जाओ। ये मुल्क, तो इस मुल्क पे हमारे पुरखों ने हुकूमत की है। 800 साल हमारे पुरखों ने इस मुल्क पे हुकूमत की। आज अगर आप देखोगे, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जाना जाता है सिर्फ 3 चीजों से। एक, इंडिया एज ए लार्जेस्ट, एज ए फादर ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 2, इंडिया द लैंड ऑफ बापू महात्मा गांधी। एंड नंबर 3, ताजमहल। आप अगर दुनिया के आप अगर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी जाके किसी से इंडिया की बात करोगे, वो आपको कहेंगे गांधीज इंडिया, द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और द ताजमहल। इन चीजों से पहचाना जाता है। आज तीनों चीजें निशाने पे हैं इनके। आज डेमोक्रेसी इनके निशाने पे है, आज महात्मा गांधी के नाम इन पे निशाने पे है। ये महात्मा गांधी की तस्वीरों को भी आज गोलियां चलवाते हैं, उसके कातिल यही लोग। और उनकी तस्वीरों को आज उनके मरने के बाद भी, 75 साल के बाद भी, उनकी तस्वीरों पे उनको गोलियां चलवाते हैं। और ताज आज ताजमहल इनके निशाने पे। तो कहने का ये मतलब है कि ये मुल्क में मुसलमानों का एक कंट्रीब्यूशन है। मुसलमानों ने इसकी आज़ादी के लिए बेबाक कुर्बानियां दी हैं। आज आप उनको ये समझ के ये कह रहे हो कि ये हिंदुस्तान से निकल जाए। मुसलमान हिंदुस्तान से नहीं निकलेगा। मुसलमान पुरअमन शहरी है, मुसलमान अमन से रहा है। हर वक्त मुसलमान कुर्बानी के लिए खड़ा रहा है, इस मुल्क की कुर्बानी के लिए। तो आप अकलियतों को मार्जिनलाइज करके आप अपने इलेक्ट्रल गेन्स हासिल करना चाहते हो, लेकिन मुल्क को किस तरफ धकेल रहे हो? आप मुल्क को बर्बादी की तरफ धकेल रहे हो। इसका नतीजा ये होगा कि यहां भाई भाई का दुश्मन बनाने की फिराक पे ये लोग हैं। लेकिन यहां का मुसलमान कभी भी इस मुल्क की अना को, इस मुल्क की बका को, इस मुल्क की इसके तकद्दुस को कभी बहाल होने के लिए उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। उसको नुकसान पहुंचाने के लिए कभी जो है उसको कोई करे तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जिस तरह से आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हर फ्रंट पे जो है इस समय
मौजूद है वो कानूनी तौर से भी लड़ाई लड़ रही है, सियासी तौर से भी लड़ाई लड़ रही है, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का वाहिद हल हल से ही होगा? इसमें कोई दो राय नहीं है। जम्मू कश्मीर में जब जब रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम तकलीफ़ों में मुब्तला हो गए, यही जमात थी जिसने सहारा दिया, ऊपर उठाया और राहत पहुंचाने का काम किया। यही वो जमात है जिन्होंने 1931 में तानाशाही हुकूमत से हमको निजात दिलाई। यही वो हुकूमत, यही वो जमात है जिसने जब हमारे बुजुर्गों को बेगार पे ले जाते थे, उनको रातों रात ज़मीनों का मालिक बना दिया। यही वो जमात है जब 1931 से 1947 तक, आप हिस्ट्री पढ़िए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप 1947 से 1953 का दौर देखिए, 1953 से 1975 का दौर देखिए, जब अपने हुकूक की बहाली की जब बात हुई तो शेर कश्मीर को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया, और फिर इन्होंने जिस तरह से वो किया वो सब आपके सामने है। उसके बाद फिर 1975 में जब बाबा कौम ने एक फैसला लिया, जिस फैसले का मकसद था रियासत जम्मू कश्मीर को राहत पहुंचाना, एक नई दिशा देना, तो उसके बाद के हालात भी आपके सामने हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा गिरे हुओं को सहारा देने का काम किया, उठाने का काम किया। इस रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के सेल्फ एस्टीम को हमेशा प्रायोरिटी रखा, इस रियासत के तकद्दुस, इसके तशख्खुस को प्रायोरिटाइज किया, प्रायोरिटी रखी, यहाँ के अवाम को उनको जमहूरी हुकूक देने की बात की। सरदारी, शेर कश्मीर का नारा था कि सरदारी का अवाम जो है वो हक को, सरदारी जो है वो अवाम का हक है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा अवाम को प्रायोरिटी पे रखा, पहली फहरिस्त में रखा, और इंशाल्लाह ताला आगे भी नेशनल कॉन्फ्रेंस उस पर कारबंद है, वादाबंद है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल, सोशल और इकनॉमिक एस्पिरेशंस को हर तरह से उनकी तर्जुमानी कर रही है, और वो चाहे कानूनी तौर पे, आइनी तौर पे हो, जमहूरी तौर पे हो, पॉलिटिकल फ्रंट पे हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिवा रियासत जम्मू कश्मीर के पास, रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम के पास कोई और दूसरा हल नहीं है, ना ही कोई उम्मीद है। यही जमात है जो इस तकलीफ से निकालेगी, यही क़यादत है जो इस मुसीबत के दौर से रियासत जम्मू कश्मीर को निकालेगी, यहाँ के जवानों को उनके हकूक़ देगी, उनको मुलाजमतें देगी, उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगी, लोगों को उनके लैंड राइट्स देगी। यही माजी में भी करती आ रही है, यही जो है आने वाले कल में भी करेगी। और आपने बाकी लोगों को देख लिया, इस वक्त दो ही तरह की सियासत है जम्मू कश्मीर के अंदर। पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो चेंज हो गया है। एक तरफ जम्मू कश्मीर के मफाद के लिए खड़ी जमातें जो लोगों के एस्पिरेशंस की बात करती है, लोगों के हकूक़ की बात करती है, लोगों की पहचान की बात करती है। दूसरी तरफ वो जमात है जो जम्मू कश्मीर के मुखालिफ जमात है, जो यहाँ के हकूक़ को छीनना चाहती है, यहाँ के लोगों को पॉलिटिकली कमज़ोर करना चाहती है, सोशली कमज़ोर करना चाहती है, इकोनॉमिकली कमज़ोर करना चाहती है। दो ही तरह की जमातें हैं। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस वो लीड कर रही है एक धड़े को, और दूसरा धड़ा जिसको बीजेपी लीड कर रही है वो अवाम मुखालिफ, रियासत मुखालिफ और यहाँ के नौजवानों के मुखालिफ एक जमात है, जिसकी अलाइड 2-3 ऑफशूट्स है, वो आपके सामने है। आप देखिए आज अलायंस में भी, अगर गुप्कार अलायंस है, या आज अपोजिशन का जो जम्मू के अंदर प्रोटेस्ट है, आज जो जमातें प्रोटेस्ट में बैठी हैं वो रियासत जम्मू कश्मीर के मफाद के लिए बैठी हैं, और जो उससे बाहर है वो रियासत जम्मू कश्मीर के मफाद को और ज़ख्म और नुकसान पहुंचाने के लिए जमातें बनी और खड़ी हैं। तो इसलिए ये क्लियर है, लोगों के पास एक आईने की तरह जो है वो क्रिस्टल क्लियर है कि जम्मू कश्मीर के अवाम के और जम्मू कश्मीर रियासत के मफाद की अगर कोई जमात है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और जो मुखालिफ है उनका धड़ा अलग है। सर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा। बानिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी की बात अगर हम करें तो इसमें जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है तोड़ के जो है बनाया गया है, हमारी यहाँ की कॉन्स्टिट्यूंसी को जो है गूल को जो है बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ मिलाया गया है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बानिहाल गूल कॉन्स्टिट्यूंसी में कितनी मजबूत है? बताया जा रहा है कि हाजी सज्जाद शाहीन का यहाँ पर होल्ड बहुत अच्छा था, लेकिन अगर गूल की बात करें हम, उस तरफ से जो है वो कमजोर नजर आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। शमशादा शान की बात को छोड़कर जो अगर हम बात करें तो वहां से कमजोर दिखाई दे रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस पे आपके क्या कमेंट्स होंगे? आपके दो सवाल हैं। पहला जो सवाल है ये कि गूल की कॉन्स्टिट्यूंसी को इन्होंने अलग कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे लिए बड़ा एक ट्रेजिक इंसिडेंट है, जिसमें डिलिमिटेशन क्या था, सबसे बड़ा एक खिलवाड़, सबसे बड़ा एक मजाक
जो 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ वो डिलिमिटेशन था, जबकि फ्रीज था पूरे मुल्क में डिलिमिटेशन 1926 तक। लेकिन इन्होंने चोर दरवाजा निकाल के बीजेपी को पॉलिटिकल गेन दिलवाने के लिए इन्होंने कॉन्स्टिट्यूंसीज को तोड़ दिया, उनको तोड़ मरोड़ के। आप हैरान होंगे इस बात से कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप तो गूल की बात करते हैं, बजमस्ता एक इलाका है सुमड़ और सरबगनी के बीच में। बजमस्ता चूंकि वहां पे हमारे हिंदू भाइयों की मेजॉरिटी है, सिर्फ वो छोटा सा पॉकेट जो है वो रामन के साथ जोड़ दिया गया है, जबकि बानिहाल टनल टॉप से लेके गूल तक, इंद तक, ये पूरा जो बेल्ट है वो बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ है। और इनके बीच में एक छोटा सा गांव जो हिंदू मेजॉरिटी है उसको रामन के साथ जोड़ दिया। गर्ज क्या है, रामन में बीजेपी के लिए एक माहौल बनाए जिससे वो जीत पाए। जैसे लद्दाख में हम लोगों ने भारी अक्सरियत से जीता, इंशाअल्लाह ताला पूरी रियासत में हम नेशनल कॉन्फ्रेंस भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी। आज तो जम्मू में, जहां पे जम्मू में इन्होंने ये इंप्रेशन दिया था जब 5 अगस्त का, जब इन्होंने ये खिलवाड़ किया कि हमने जम्मू वाले लोगों के लिए बड़ा भला किया है, आज जम्मू वाला रो रहा है। जम्मू में ऑटो ड्राइवर तक बाहर के हमारे भाई हैं, अपने भाई हैं हमारे, हम उनके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हमें दुख इस बात का है कि मेरे बच्चे को जो अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, जो मेरे बच्चा मेरा बिजनेस करता था, वो चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, वो चाहे जम्मू में रहने वाला हो, चाहे कश्मीर में रहने वाला हो, चाहे लद्दाख में रहने वाला हो, उसके लिए जो 35A में जो एक जॉब अपॉर्चुनिटी रिजर्वेशन थी स्कॉलरशिप के लिए, उनके पास अलग राइट्स थे, आज उस पर बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का बच्चा उस पर आके उस पर एलिजिबल है। मैं अभी हाल ही में रामबन में था, हमारा प्रोग्राम था, तो मुझे ये बताया गया कि चंद्रकोट और राजगढ़ में जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो मुलाजिम है उनमें बिहारी और राजस्थानी और गुजराती मुलाजिम है। क्या वहां पे मेरा बच्चा नहीं होना चाहिए था, आपका भाई नहीं होना चाहिए था, आप लोग नहीं होने चाहिए थे? ये अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ऐसा माहौल बनाया। अभी जम्मू के लोग रो रहे हैं, जम्मू में आम लोग जो है, आज देखिए ओपनली मीडिया में आके ये कहते हैं कि जम्मू वाले लुट गए, जम्मू का बिजनेस खत्म हो गया, जम्मू की जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हो गई, जम्मू में ऑटो ड्राइवर तक बाहर का आके जो है वो काम कर रहा है, जम्मू में रेडी पे जो सब्जी बेचने वाला वो भी बाहर से आके काम कर रहा है, जम्मू में रेडी पे फ्रूट बेचने वाला भी बाहर से आके काम कर रहा है। तो गोया हम लोगों को, दे आर पुशिंग आवर पीपल टू वॉल, हमारे नौजवानों को ये धकेल रहे हैं अंधेरों की तरफ, तारीखियों की तरफ। तो मैं ये मुबारकबाद पेश करूंगा जम्मू के अवाम को कि कम से कम उनको ये इस बात का एहसास हो गया और वो आज इस बात को रियलाइज कर गए कि जम्मू में लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ, दफा 370 के नाम पे, दफा 35A के नाम पे। और आज उनको ये एहसास हो गया कि 35A किसी ने नहीं दिया था, महाराजा हरि सिंह ने 1926 में दिया था, ताकि उस वक्त उनको जो खदशात थे कि यहाँ पे बाहर से लोग आके यहाँ बसेंगे, वो एक उसकी बुनियाद पे उन्होंने यहाँ पे दफा 35A किया था, लैंड राइट्स दिए थे, यहाँ के सिटीजनशिप राइट्स दिए थे, वो उसका एक मकसद था। लेकिन आज उन्होंने वो भी खत्म कर दिया। आज यहाँ पे, आज बनिहाल में आके हमारे बिहार के लोग यहाँ के डोमिसाइल होल्डर हैं और बाहर के लोग, इन्होंने खुद पार्लियामेंट में मार्च में कहा कि 42 लाख लोगों को हमने डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू किए। 5 से 10 लाख एक सेंसस के मुताबिक 5 से 10 लाख लोग तकरीबन जम्मू कश्मीर के जिनको डोमिसाइल है, बाकी 20-25 लाख तो इन्होंने बाहर से लाए। ये इन्होंने कहा जी हम जमीनें देंगे, 5-5 मरले जमीनें देंगे और फ्लैट्स देंगे। यहाँ इन्हीं ने खुद, इनका इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में 98.89% जो आवाम है उनके पास अपना शेल्टर है, अपनी जमीनें हैं। तो किन लोगों को जमीनें दी जा रही हैं? क्या ये बाहर से लोगों को लाके यहाँ बसाना और यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज करने का उसकी एक चाल है? तो बदकिस्मती का ये आलम है कि यहाँ के अवाम को समझने की ज़रूरत है, इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला आपके सवाल पे वापस आते हुए कि आप आने दीजिए इलेक्शन, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनेगी। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिवा किसी और जमात को, ये जो 50 पार की बात करते हैं, ये लखनपुर बात की तैयारी करें इंशाअल्लाह ताला। और अगर अल्लाह ने चाहा, इंडिया जो अलायंस है, ये इतने घबरा गए हैं उस इंडिया अलायंस के नाम से। आप इनकी हिम्मत देखिए, ये कहते हैं जी हमारी छातियां इतनी बड़ी हैं। ये
अलायंस ने अपना नाम इंडिया के नाम से रखा और इन्होंने मुल्क का नाम एकदम इंडिया से बाहर कर दिया। गोया इतने खौफजदा हैं ये। आप इनकी बातों पे मत जाइए, इनकी गिदड़ बकतियों पे मत जाइए। ये बुज़दिल लोग हैं, डरते हैं। अगर इनमें हिम्मत होती इलेक्शन कराते, म्युनिसिपल का इलेक्शन दफा नहीं कराते, पंचायतों का इलेक्शन, असेंबली का इलेक्शन दफा नहीं कराते। आज ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। क्यों? इनको मालूम है इन्होंने पिट जाना इलेक्शन में। इसलिए मैं आखिर में यही बात कहूंगा कि हम सबको इकट्ठा होने की जरूरत है और इलाकाई पार्टियों को मजबूत करने की जरूरत है। और इलाकाई पार्टियों में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात है जो लोगों के एस्पिरेशंस के लिए काम कर रही है, लोगों के अना के लिए काम कर रही है, लोगों के इस रियासत के तकद्दुस तशक्कुस के लिए, इसकी बका के लिए काम कर रही है। और यही रियासत जम्मू कश्मीर में अवाम को इस मुसीबत और इस दलदल से निकालेगी, यही जमात। और हम इस बात पे वादा बंद है कि हम रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका इज्जत नफ्स बहाल किए बिना, इस रियासत को इसका खोया हुआ मुकाम दिए बिना हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सज्जाद शाहीन साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर जिला रामबन से, जो अभी तक हमारे सवालों के जवाब दे रहे थे। इनका कहना यह है कि जो 50 के पार बात कर रहे हैं उनको लखनपुर के पार हम भेज देंगे और जम्मू कश्मीर का वाहिद हल जो है वो हल ही है। इनका ये कहना है कि हल की तरफ से जो है हल की क़यादत में जो है लोगों को उनके हकूक मिलेंगे। जिस तरह से आर्टिकल 370 था उस पर भी बात इन्होंने की। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने सवालों के जवाब दिए। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए आमाशी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम।